हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। तो आज हम प्रकाश का प्रकाश चैप्टर का भाग 2 अर्थात सेकेंड भाग में थ्योरी और इसके बाद एमसीक्यू को हल करेंगे। देखेंगे इसमें कि निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और प्रकीर्णन क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस भाग में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे अंत तक, वीडियो के अंत तक। और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पहले पहले उसमें परिभाषा में। तो पहले है थ्योरी सेक्शन, इसके बाद है एमसीक्यू रखे गए हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, वो पहला थ्योरी क्या कहता है कि निरपेक्ष अपूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो निरपेक्ष अपूर्णांक को कहते क्या है कि जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है। हम देखते हैं कि जब किसी प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है, तब आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात में किसी अन्य माध्यम में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक एक नियतांक होता है। तो अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल और अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें वो गमन करता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक की जो विशेषता होती है, आपको विशेषता के बारे में पता होना चाहिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। और अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। और जो अपवर्तनांक होता है किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है ये। अपवर्तनांक भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र में कह रहा है इसमें कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और उसके माध्यम के साथ अपवर्तनांक में संबंध जो बताता है, अपवर्तनांक का देखना है। तो स्मॉल एन बराबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही इसका मेन इसका अपवर्तनांक का सूत्र होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात मतलब एयर और मीडियम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANM बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यदि वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है तो ANG। देखो इसमें हम बताए भी हैं आपको कि इसमें जब वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो ANG बराबर होता है प्रकाश की चाल C अपान उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें वो गमन करता है, अर्थात कांच में गमन करता है। तो कांच का हम लिख देंगे यहाँ पर। तो कांच का हम दिखाएंगे तो NG। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र भी बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अब कह रहा है जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के सापेक्ष अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें होता है वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। नेक्स्ट पर देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण क्या होता है हम देखेंगे। क्रांतिक कोण होते क्या हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए क्रांतिक कोण हम देखेंगे। तो कह रहा है सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत आपतन कोण का मान 90, अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। हमें ये बहुत ध्यान देना है, 90 हो जाता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये भी 90 कैसे हो जाता है, जब हम कोई भी प्रकाश की तरंग यदि हम यहाँ से डालेंगे, तो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि हम जब कोई प्रकाश की तरंग डालते हैं तो हम उसको इस एंगल से डालें कि वह उस जो वो जो मतलब उसमें जो कांच और वायु के बीच जो भी एक लेयर होती है, उस लेयर से यदि 90 का कोण बनाता है अभिलंब के साथ में यदि 90 का कोण बनाता है तो हम इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को C से डिनोट करते हैं, क्रांतिक कोण को हम C से लिखते हैं।
क्रांतिक कोण को हम c से, और अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c, 1/sin c। इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे, अभी हम सवाल भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे इसका। तो हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.5 डिग्री, और कांच के लिए कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण होता है, ये होता है 41 अंश और 49 मिनट। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 48 अंश और 39 मिनट। क्रांतिक कोण का मान ये सब आपको देखना है कि हीरे में क्रांतिक कोण होता है जो 24.5 होता है, और जल के लिए 48 डिग्री 39 मिनट होता है। क्रांतिक कोण का मान बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये आपको याद रखना है, और रेड के लिए अधिकतम होता है। लाल रंग के लिए अधिकतम होता है और बैंगनी रंग के लिए कम होता है। नेक्स्ट है पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है? यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, यदि आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं, अर्थात आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाती है और सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। देखते हैं पूर्णांतिक परावर्तन कैसे, कि जब हम किसी भी, अब मान लो हमारे पास मान लो ये ऊपर है कांच और नीचे है, कांच है ऊपर, नीचे है वायु। तो जब हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि जब 90 से इतना उसका मान इतना बढ़ा दें कि वो उसी माध्यम में वापस चली जाए, 90 से हम इतना मान बढ़ा दें कि वो वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन। तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं पूर्णांतिक परावर्तन की। उन शर्तों में क्या है? कहता है प्रकाश किरण का गमन सघन माध्यम से, प्रकाश किरण का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, विरल माध्यम में होना चाहिए, ये बताता है इसमें। सेकंड में कह रहा है जो सेकंड है, कह रहा है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब तक इसका सी सघन माध्यम में जो बना कोण है, इसका मान जब तक इससे मतलब आई या फिर आर है जो भी हमारा, इससे अधिक नहीं होगा, तब तक हमारा ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं। तो जो पूर्णांतिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR, तो इसके उपयोग होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के चुंबकीय प्रकाश के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना क्षति के पहुंचाना ही ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश को बिना किसी हानि के उस सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरणों में जैसे लेजर बीम है, हमारी लेजर बीम, और बहुत सारे हैं ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम चिकित्सक अपने चिकित्सा उपयोग में आँख, नाक, कान, गले आदि के उपयोग में उन चीज़ों को देखने में या शरीर के अंदर आंतरिक संरचना को देखने में उपयोग करते हैं। तीसरा है दूरसंचार। दूरसंचार में इसमें भी सिग्नल को हम सबसे पहले प्रकाश सिग्नल को भेजते हैं, फिर उसको हम विद्युत सिग्नल में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार दूरसंचार में भी, अर्थात संचार के क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कण प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटा है, तब माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उन दिशाओं में विकृत कर देता है या प्रकीर्णित कर देता है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखते हैं कि ये कैसे क्या करता है। इसमें कहता है कि जब
मान लो हमारे पास कोई प्रिज्म है, जब हम इसको इस प्रिज्म में किसी हम श्वेत, मान लो ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को हम यहाँ से मान लो कोई रे है मान लो, हम इस रे को यहाँ से डालेंगे तो ये अपने विभिन्न रंगों में अवयवी रंगों में ये विभक्त हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विकिरण। पहले वो अवशोषित करता है, इसके बाद वो प्रकीर्णित करता है, ये विकृत करता है। तो इसके नियम हैं, प्रकाश के विकिरण का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि किसी कण द्वारा विकिरणित प्रकाश की तीव्रता होती है और तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा है। इसका सूत्र होता है, लॉर्ड रैले ने इसको प्रतिपादित किया था और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को हम स्नेल नियम भी कहते हैं। इसने स्नेल नियम, रैले का स्नेल नियम, इस रैले का स्नेल नियम है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है कि कह रहा था कि आप प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो, तो इसमें जो संबंध बताया था उसने कि जब हम किसी प्रकीर्णित प्रकाश को जब हम किसी प्रकाश को किसी ऐसे माध्यम में गुजारते हैं जिसकी तीव्रता आई और तरंगदैर्ध्य लैम्डा की घाते 4 चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, तो इसका आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ की घाते 4। हम इसको देखेंगे कि जो आई बराबर होता है वो लैम्डा की पावर 1/4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं और कुछ घटनाएं भी होती हैं इसकी। तो जिसका तरंगदैर्ध्य, इसकी कुछ एक शर्त है, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक उसका विकिरण कम। जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका विकिरण बहुत कम होगा। अर्थात जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, अर्थात लाल रंग के लिए विकिरण कम और बैंगनी रंग के लिए विकिरण सबसे अधिक। इसीलिए हम जो होम सिग्नल हैं या ट्रैफिक सिग्नल हैं, जो सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी घटनाएं क्या हैं, अर्थात इसका प्रयोग, या हम इसका जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि इसकी जो विकिरण है वो किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि बादलों का रंग श्वेत दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है और आकाश भी नीला दिखाई देता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ये सब प्रकीर्णन के नियम हैं, मतलब प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं, हम ये समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। हम कल देखे थे कि जो तरंग की व्याख्या करते हैं उसमें है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, बहुत सारे हैं कि जो हमारे तरंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जबकि प्रकाश, कुछ ऐसे नियम है प्रकाश के जिसमें ये नियम फेल हो जाता है, जिसमें कण की भांति व्यवहार करता है। अर्थात कुछ गुण ऐसे होते हैं प्रकाश के जिसमें वो तरंग की भांति व्यवहार न करके, मतलब इसकी भांति व्यवहार न करके ये कण की भांति व्यवहार करता है। अर्थात ये फोटान के बंडल के रूप में चलता है, फोटान के बंडल के रूप में चलता है। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे क्या है। तो इसके दो नियम हैं, एक है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और एक है क्राम्पटन प्रभाव, ये क्राम्पटन सिद्धांत। तो देखेंगे कि वास्तव में ये दोनों सिद्धांत, ये इसमें हम बताए हैं कि इसमें वास्तव में दोनों सिद्धांत प्रकाश के कण की प्रकृति को इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। किसकी? कण की। तो इसमें हम कुछ बताए हैं कि देखेंगे अब क्या बताते हैं। इसमें नोट है हमारा, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कि आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण की भांति, इसमें कुछ में तरंग की भांति और कुछ में कण की भांति माना जाता है। इसी कारण प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं।
इसी कारण प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखेंगे प्रकाश की जो गणना है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय कितना लगता है, 8 मिनट, लगभग 20 मिनट 16.6 सेकेंड भी लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड अबाउट लगता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर देखेंगे कि हम क्या इसमें देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना है, 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। कितना, 1 मिनट 28 सेकेंड। तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, तो ये है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी परावर्तन के कारण ही संभव है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव में डूबी क्षण का टेढ़ा दिखाई देना, इसमें टेढ़ा दिखाई देना ये भी अपवर्तन के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं कि गोलीय दर्पण होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपयोग देखेंगे इसमें। तो पहला है, गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण होता है जो कांच के किसी खोखले गोले के एक छोटे भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। कांच के किसी खोखले एक छोटे भाग को गोलीय दर्पण कहे जाते हैं। जैसे मान लो हमारा ये कोई हमारा कोई गोला है, कांच का खोखला गोला, और इसका पार्ट हम इसको काट के निकाल दें तो हमारा कितना पार्ट निकला, इतना। अब इस पार्ट को हम एक गोलीय दर्पण, यदि हम बाहर से पॉलिश कर रहे हैं ऊपरी भाग से, तो ये हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। यदि हम अंदर से पॉलिश कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो देखते हैं कि गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलाई करके उस पर लाल ऑक्साइड मतलब अर्थात रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा तल परावर्तक सतह की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः, इसमें स्पष्ट लिखा है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 ही प्रकार के, और वैसे 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है। तो इसमें है, पहला है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। पहला है इसमें जो अवतल दर्पण है, इसमें दिया गया है, यदि हम किसी दर्पण के बाहरी भाग से कलाई करते हैं और अंदर भाग परावर्तक तल है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि हम किसी दर्पण के अंदर भाग से पॉलिश करते हैं और बाहर से इसका परावर्तन होता है, परावर्तक तल होता है, तो ये है उत्तल दर्पण। और किसी समतल प्लेट जैसे हो और उसके हम एक भाग पर पॉलिश कर दें और दूसरे भाग से हम किसी चित्र को या वस्तु को ऐसे रख के हम देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा, तो ये होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, हम ये भी जानते हैं। समतल दर्पण होता है जिसकी फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण के लिए अब हम इसके कुछ यूज बता दे रहे हैं, फिर आगे और होगा तो बताएंगे। समतल दर्पण का यूज हम जैसे कि यदि हम किसी वस्तु को प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो इसके उस वस्तु की आधे लंबाई का कम से कम दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने में। सेकंड है स्टीमर, मोटर कार, सर्च लाइटों के लैंपों में और हजामत करने में इसका प्रयोग करते हैं। दाढ़ी साज बनाने में, मतलब दाढ़ी और आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग ट्रक, बस, मोटर कारों ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और भी है सड़क लैंपों अर्थात सोडियम परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण किसी वस्तु का आकार देखने में
इस पहला है किसी वस्तु को आकार या उसकी आकृति देखने में, दूसरा है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने में, तीसरा है किसी वस्तु की गति को पता लगाने में। हमें यदि उस वस्तु की गति पता करना है तो हम इसकी सहायता से उस वस्तु की गति भी पता कर सकते हैं। तो समतल दर्पण का कुछ उपयोग हैं, इसमें स्टार कर मार्क कर लीजिए। इसमें ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने पर इसमें ये है n बराबर 360/थीटा एक विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब अब नहीं समझे होंगे कि विषम संख्या का मतलब ये बता रहा है कि यदि 360/थीटा का मान यदि विषम आ रहा है, 360/थीटा, इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। तो इसमें बता रहा है कि यदि जो n है प्रतिबिंबों की संख्या है, जो संख्या है यदि इसका मान विषम आ रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n बराबर 360/थीटा, और यदि उसके प्रतिबिंबों का मान यदि प्रतिबिंबों का मान सम आ रहा है, इसमें यदि विषम आ रहा है तो इसका यूज करेंगे, और यदि विषम सम आ रहा है तो इसका यूज करेंगे। यदि सम आ रहा है तो कहेंगे कि n बराबर 360/थीटा -1, 360/थीटा -1 यदि सम आ रहा है तब। तो सम के लिए हम ये वाला सूत्र, इसमें है 360 थीटा -1, तो इसमें आ रहा है, देखो इसमें क्या है कि जब सम आ रहा हो, इसमें आ रहा था 4, हम देखें इसमें 4 आ रहा था, जब 4 में हम 1 घटा देते हैं तो कितना बचता है अब 3। हमारा जो आना था तो वो 4 आ रहा था, तो इसलिए वो सम था, और इसमें यदि हम 1 घटा देंगे तो विषम हो जाएगा। ये प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, और उसमें क्रांति कोण से भी पूछ लेता है, और भी हम आगे बताएंगे इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दर्पण का सूत्र, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ ये होते क्या हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो जो f होता है वो दर्पण की फोकस दूरी होता है, और जहाँ v होता है वह वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी होता है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। और जब u होता है ये दर्पण से वस्तु की दूरी होता है। अब इसमें हम ये भी बताएंगे कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है। अवतल दर्पण के लिए जो होता है तो हम इसमें f, v, u ये सभी का मान माइनस में रखते हैं, मतलब माइनस में जो भी मान होगा k का मान उसमें माइनस का रखेंगे। और नेक्स्ट है, यदि हमारा उत्तल दर्पण हुआ, सवाल लगाने में ही इनका यूज करते हैं, तो इसमें f का मान पॉजिटिव होगा और v का मान पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते हैं। तो इसका ये होगा, और u हमेशा दोनों में ही माइनस का होता है, हमेशा माइनस का होता है। इसमें हम समझेंगे कि जो u होता है हमेशा माइनस का ही होता है दोनों में। तो नेक्स्ट है आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन को हम देखेंगे कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I और किसी वस्तु की लंबाई अर्थात O का जो अनुपात होता है वो एक, इसे कहते हैं आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर सूत्र होता है इसमें अभी हम बताए हैं I/O। तो गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होगा गोलीय दर्पण से, तो इसके लिए होगा गोलीय दर्पण के लिए m बराबर I/O। m बराबर होता है I/O और अपान होता है v/u। जहाँ ये अवतल और उत्तल के लिए अलग अलग u और v के मान रख देते हैं। तो इस प्रकार हम सवाल को इससे हल करते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट आते गए हैं आपके MCQ को आपको बताना है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे इसमें।
और इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको सभी उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है जो मैं आज भी पढ़ा रहा था। तो पहला है कि रमन प्रभाव का, जो रमन प्रभाव का है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल ध्रुवों पर, केवल प्रिज्मों पर, केवल हीरों के पार जाती हैं। तो ये सभी पारदर्शी माध्यमों में, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी पारदर्शी माध्यमों में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसका कारण है? प्रकाश के परावर्तन के कारण है, या फिर प्रकाश के विकिरण, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का विवर्तन? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का विकिरण, लाल दिखाई देना प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है? अवशोषित करता है, या अपवर्तित करता है, या परावर्तित करता है, या प्रकीर्णित करता है। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो जिसको अवशोषित करता है, हम ये देखेंगे कि जिसको ये अवशोषित करता है उसी के कारण उस वस्तु का रंग वो होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, जब कोई दो समांतर समतल दर्पण है, कोई दो समांतर, मान लो एक समतल दर्पण ये रखा है, एक समतल दर्पण ये रखा है, इनके बीच कोई वस्तु रखी हुई है। यदि हम कोई वस्तु को यहाँ पर रख दें तो इनके बीच यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो कह रहा हो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? कह रहा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? 1, 2, 6 या अनंत? तो इसमें अनंत बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार के पीछे दृश्य अवलोकन के लिए, कह रहा है जो कार के पीछे होता है, जो दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उचित तरीके से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? ऑप्शन ए है अति उच्च पारदर्शिता, बहुत कठोर होता है, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, या उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। आपको ये बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसके असाधारण कारण, आधारभूत के कारण वो चमकता है। तो इसमें कह सकते हैं कि उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? जो मृगमरीचिका है, आप देखते होंगे रेगिस्तान में या कभी कभी रोडों में गर्मियों के समय में चमक एकदम कि ऐसा लगता है जैसे जल भरा हो। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें है ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, या प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। इसका सही जवाब होगा प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत क्या है? तो यह है पूर्णांतिक परावर्तन, यह है अपवर्तन, या फिर विकिरण, या फिर व्यतिकरण। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर है पूर्णांतिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसको भी मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले। सब इसके प्रयोग हैं, अपवर्तन, विकिरण, जितने भी जो भी हैं सभी इसके प्रतीक, हम इसके जितने भी हम सबके उपयोग बताएं उन्हीं में से सभी सवाल हैं। तो समुद्र नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश का विकिरण, या फिर जल के नीचे नीले रंग के कारण, या फिर जल की ऊपरी सतह के कारण।
तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन तथा जल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण के कारण ये समुद्र नीला प्रतीत होता है और आकाश भी हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है जल में वायु का बुलबुला होता है, जो जो जल में वायु का बुलबुला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस की भांति। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट पर देखते हैं, खतरे के सिग्नलों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल प्रकाश का प्रयोग ही किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन ही है, इसका विकिरण सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है। तो आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका विकिरण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका विकिरण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।